हाय एवरीवन, आई एम राम भट्ट, जूनियर एसोसिएट, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि सर आप हमको बता दीजिए कि एसबीआई क्लर्क मेंस की प्रिपरेशन हम कैसे करें इन रिमेनिंग डेज में अलॉन्ग विद आरआरबी पीओ प्रीलिम्स और आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स। क्योंकि आप सबको पता है कि अभी 1 अगस्त और 7 अगस्त को आपका पीओ प्रीलिम्स होने वाला है और 8 अगस्त और 14 अगस्त को आपका क्लर्क का प्रीलिम्स होने वाला है। अभी क्या हुआ है कि एसबीआई क्लर्क का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हो चुका है और अब ऐसी उम्मीद है कि अगर बाकी जो बचे हुए सेंटर्स हैं उनका एग्जामिनेशन करा लिया जाए तो उसके 1 हफ्ते बाद रिजल्ट आ जाएगा। अप्रॉक्स अगर मैं अपना एजम्पशन लेके चलूँ तो मुझे लगता है कि लास्ट ऑफ अगस्त या अप्रॉक्स 20 to 25 अगस्त के बीच में आपका एसबीआई क्लर्क का मेंस होना चाहिए, ऐसा मुझे लग रहा है। बाकी आगे क्या होने वाला है वो हमें जल्दी ही पता चलेगा। तो इस समय में बहुत ही क्रूशियल टाइम है और हमको सारे एग्जाम्स को साथ लेकर चलना है, तो बहुत ध्यान से समझिएगा। देखिए आरआरबी के लिए, पीओ और क्लर्क दोनों के लिए आपको प्रीलिम्स के लिए क्या क्या क्लियर करना चाहिए, जस्ट प्रीवियस वीडियो में मैंने इसको बताया। जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं उसको जाकर देखिए। अब वो चीज़ तो आपको करना है, आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है, उसमें मैंने बताया था कि कितना मॉक टेस्ट देना है और आपको सेक्शन वाइज कैसे अटेम्प्ट करना है, उसको तो आपको साथ ही करना ही है। अब बात यहाँ पे आती है कि सर हमको एसबीआई क्लर्क मेंस की भी प्रिपरेशन करनी है, तो बहुत ही ध्यान से समझिएगा। एक पोर्शन और आ जाता है आपके मेंस एग्जामिनेशन में, वो होता है करंट अफेयर्स। प्रीलिम्स की आप प्रिपरेशन करते हो और मेंस की आप प्रिपरेशन करते हो, तो मेंस में एक एडिशनल सब्जेक्ट आपका आता है, उसे हम कहते हैं जनरल अवेयरनेस। और जनरल अवेयरनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको सीधे सीधे सिलेक्शन दिला सकता है अगर आपने बहुत ही बारीकी से पढ़ लिया है तो सबसे पहला सवाल कि सर कितने मंथ का करंट अफेयर हम तैयार करेंगे, तो मैं आपसे कहना चाहूँगा कि मिनिमम आपको 6 मंथ का करंट अफेयर लेकर चलना चाहिए। आप 3 to 4 मंथ भी लेकर चल सकते हैं और उसमें भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, बट ये डिपेंड करेगा आपकी किस्मत पर। अगर आपके शिफ्ट में मात्र 3 to 4 मंथ का ही करंट आया है तो आप अच्छा कर ले जाओगे। अगर बाई चांस 5th या 6th मंथ से करंट अफेयर आया तो आपको दिक्कत हो जाएगी, तो ऐसा रिस्क लेकर आप नहीं चलेंगे, मेरी ये एडवाइस है। 6 मंथ का करंट अफेयर आप कैसे प्रिपेयर करेंगे, देखिए अभी जुलाई चल रहा है और मैं आपसे कहूँगा कि आप जनवरी तक तैयार करिए, जनवरी या फरवरी तक आप तैयार कीजिए। जनवरी तक तैयार करेंगे तो फ़ायदा ये है कि ये पूरा साल आपका कवर हो जाएगा, आगे आने वाले जो भी एग्जाम्स है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं कहूँगा कि जनवरी तक प्रिपेयर कीजिए। प्रिपरेशन आपको पीछे से शुरू करनी है, यानी जुलाई से आपको करंट पढ़ना शुरू करना है और जनवरी तक जाना है। कैसे पढ़ेंगे तो बहुत ध्यान से समझिएगा। मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग डेली करंट अफेयर नोट करते होंगे या डेली करंट अफेयर पढ़ते होंगे, क्योंकि जो भी रियल एस्पिरेंट हैं और जो मुझे फॉलो करते हैं मैं उनको ये एडवाइस हमेशा से देते आया हूँ कि आपको डेली बेसिस पर करंट अफेयर पढ़ना चाहिए। क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम टाइम में पढ़ना शुरू करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी और आप पूरा कवर नहीं कर पाएंगे। अभी आपको कैसे करना है, पीछे से शुरू करेंगे, किसी भी एक एप्लीकेशन से। आपका जो भी अड्डा है, टेक्स्ट बुक है, ग्रेडअप है, जो भी एप्लीकेशंस है उसको आप, फेस क्लाउड है, उसको आप पढ़ना शुरू करेंगे, उसके मंथली पीडीएफ को। क्योंकि मंथली पीडीएफ में आपको मैक्सिमम डिटेल दी रहती है। आप मंथली पीडीएफ से कवर कर सकते हैं या तो जो ऐप्स में डायरेक्ट न्यूज़ दी रहती है उसको भी स्लाइड करके आप पढ़ सकते हैं, ये आपके ऊपर है। पीछे से आप करना शुरू करेंगे। जब आप 15 दिन या 20 दिन का करंट अफेयर, मतलब जुलाई, अगर आज 25 जुलाई है तो आप मान लीजिए 25 से 15 जुलाई तक गए और पूरा पढ़ डाला 1 घंटे में, 1.5 घंटे में। उसके बाद जो आपने पढ़ा उसका आप एक बार क्विज दे लीजिए। क्विज दे लेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। एक बार आपने पढ़ लिया, फिर एक बार आपने क्विज दे लिया, उसके बाद आप क्या करेंगे, यूट्यूब पर कोई भी ऐसा टीचर जो कि आपको अच्छा पढ़ाते हैं, जिनके करंट अफेयर्स आपको पसंद हैं, जिनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बढ़िया लगती है, उनके वीडियोस आप देख लें। वो टॉप 200 और टॉप 300 क्वेश्चन सॉल्व कराते होंगे, उनके पीडीएफ को आप सॉल्व करें। तो ये चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेंगी कि एक बार आपने पीडीएफ को पढ़ लिया, देन उस पर आपको क्विज़ लगा लिया, देन आपने किसी टीचर से उस चीज़ को सुन लिया, उन्होंने भी क्विज़ सॉल्व करवाया, तो आपने एक ही चीज़ को मल्टीपल टाइम पढ़ा। और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा बवंडर करने की ज़रूरत नहीं है कि आपने बहुत बड़ा बवंडर इकट्ठा कर लिया और आप उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं। छोटी छोटी चीज़ें इकट्ठा करिए और उसको मल्टीपल टाइम्स पढ़िए, क्योंकि जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अच्छा फील होगा और आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। अगर आपने बहुत ज़्यादा बवंडर कलेक्ट कर लिया कि ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, ये भी पढ़ना है, उसके बाद आप पढ़ कुछ नहीं पाएंगे और आपका जो कॉन्फिडेंस है वो लूज़ हो जाएगा। तो इस बात को आप समझेंगे कि कम चीज़ें कलेक्ट करिए बट उसको मल्टीपल टाइम पढ़िए और छोटे छोटे टारगेट बना के चलिए। अभी पीछे से शुरू कर रहे हैं तो सिर्फ 10 दिन या 15 दिन का टारगेट बनाएंगे और करंट अफेयर प्रिपेयर करते चलेंगे।
आई होप कि आपको करंट अफेयर कैसे प्रिपेयर करना है ये समझ में आ गया होगा। कोई और क्वेरी होगी तो कमेंट करिएगा। बाकी स्पेशली करंट अफेयर्स के लिए एक वीडियो पड़ी हुई है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, जाइए और देख सकते हैं। फिर मैं बात करूँगा इंग्लिश सेक्शन की कि इंग्लिश को कैसे अटेम्प्ट करना है। देखिए मेंस की जो इंग्लिश है वो थोड़ी सी हाई लेवल की आती है और उसको करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, उसको करने के लिए सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस आप कहाँ से करेंगे? या तो किसी भी एप्लीकेशन से आप सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए इंग्लिश का, 40 मिनट का, 30 मिनट का, जितना भी टाइम दिया हो सेक्शनल मॉक टेस्ट दीजिए। या तो फिर आप कंबाइंड जब मेंस का मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो उसमें इंग्लिश अटेम्प्ट करें। यही दो रास्ता है, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आप जो चीज़ अभी तक इंग्लिश में पढ़ते आए हो, जो चीज़ भी पढ़ के आप प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर कर रहे हैं, उसी चीज़ को कंटिन्यू करना है और इंग्लिश के लिए आपको एडिशनल कुछ नहीं करना है। यानी हो सकता था कि आप बहुत सारे रूल्स पढ़ कर गए होंगे और एग्ज़ाम अच्छा किए होंगे, हो सकता था कि आप कोई नॉवल पढ़ते होंगे, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, बुक्स पढ़ते होंगे, रीडिंग हैबिट डेवलप करते होंगे। तो जो चीज़ें आप इंग्लिश में कर रहे थे, करके आपने प्रीलिम्स क्लियर किया है या प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर किया है, सेम एज इट आपको मेंस के लिए भी करना है। बस मेंस में एक चीज़ एडिशनल करना है कि आप कोशिश करेंगे कि सेक्शनल भी आप इंग्लिश का अटेम्प्ट करें, जिससे कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज़्यादा आपको गेन देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे। और एडिशनल बहुत लोग ये समझते हैं कि सर हम प्रीलिम्स क्लियर कर ले रहे हैं, अब हम मेंस के लिए हमको कुछ ऐसा बताइए कि मतलब हम मेंस क्लियर कर लें, कुछ ऐसा अलग बताइए। देखिए कुछ भी अलग नहीं होता है। जो भी ये कहते हैं कि मेंस के लिए बहुत अलग करना पड़ेगा, अलग कुछ नहीं करना पड़ेगा, बट जो चीज़ें आप कर रहे थे उसको मल्टीपल टाइम्स आपको दोहराना पड़ेगा। यानी जो भी मॉक टेस्ट आप दे रहे थे उसको कई बार देना पड़ेगा, सेक्शनल कई बार देना पड़ेगा। ये आप इंग्लिश के लिए करेंगे। मैं बात करूँ रीजनिंग की, सर रीजनिंग के पजल्स जो हैं वो मेंस लेवल के काफ़ी हार्ड आते हैं। हम क्या करें? सेम एज इट आपको करना है। अगर आपकी पजल्स पर प्रैक्टिस अच्छी है तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है मेंस लेवल के पजल्स पर। बट अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे कुछ और सीखने की ज़रूरत है, तो आपके पास आपका मोबाइल है, आपके पास पूरी दुनिया है आपके हाथों में। आपको अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सर्च करना है मेंस लेवल पजल या मेंस लेवल रीजनिंग। आपको बहुत सारे ऐसे टीचर्स मिल जाएंगे जिन्होंने अप्रोच बता रखी हुई है कि मेंस लेवल में हम कैसे पजल्स को अटेम्प्ट करें। तो बहुत ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है, पर कम से कम 5-6 टीचर्स के अप्रोच को आप देख लीजिए, देख के उनसे सीख लीजिए और सीखने के बाद खुद प्रैक्टिस कीजिए। क्योंकि रीजनिंग इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस। रीजनिंग आप किसी भी टीचर से पढ़ के ना बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं कर पाओगे अगर रीजनिंग का जो ट्रिक्स एंड टिप्स है वो आप खुद से डेवलप ना करो। क्योंकि किसी ने आपको अगर पढ़ा दिया, एक बार मैंने आपको पजल्स की अप्रोच बता दी तो वो आपको एक ही बार समझ में आएगा और वो कुछ दिन तक ही रहेगा। बट जब आप उसी पजल्स को बार बार लगाएंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो आपके अंदर बहुत सारे टिप्स एंड ट्रिक्स डेवलप होगी, आपको उस चीज़ को समझने की एफिशिएंसी डेवलप होगी और यहाँ से आपके पजल्स पर कमांड बढ़िया होंगे। तो जो लोग भी मेंस की प्रिपरेशन करेंगे वो रीजनिंग के सेक्शनल पजल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, सेक्शनल सेक्शन को सेपरेट अटेम्प्ट कर सकते हैं और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेंस लेवल पजल आपको बहुत सारी ऑफलाइन बुक्स आती हैं, जाकर परचेज कर सकते हैं। ऑनलाइन मॉक टेस्ट, कोई भी मॉक टेस्ट आप परचेज करते हैं, टेक्स्ट बुक कर लेते हैं, अड्डा कर लेते हैं, ऑलिव बोर्ड कर लेते हैं, प्रैक्टिस मॉक कर लेते हैं, कोई भी मॉक टेस्ट जब आप परचेज करते हैं तो उसमें सेक्शनल दिया रहता है, उसको आप कर सकते हैं। अब मैं बात करूँगा मैथ्स की। मैथ्स यानी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी होती है लोगों को कि सर मैथ्स में हम क्या करें। देखिए जब आप किसी भी मेंस एग्जामिनेशन में जाते हैं तो जो मैथ्स का लेवल रहता है वो काफ़ी हाई रहता है। और अगर आप, चाहे मैं क्लर्क की बात करूं चाहे मैं पीओ की बात करूं, अगर क्लर्कियल लेवल में आप 20 to 25 मैथ्स में अटेम्प्ट करके आते हो मेंस एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 50 क्वेश्चंस, तो काफ़ी अच्छा आप अटेम्प्ट करके आ रहे हो। और अगर मैं पीओ की बात करूं तो पीओ में आप अप्रॉक्स 15 to 16-17 अगर आप अटेम्प्ट करते हो तो आप काफ़ी अच्छा स्कोर करके आते हैं। अब इस चीज़ को हमको कैसे कवर करना है कि मैथ्स में हम क्या करें कि हमारा मेंस क्लियर हो जाए। देखिए मैथ्स जो आता है मेंस में, अगर कोई एक मैथ्स के टीचर है, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जो मैथ्स के टीचर हैं जो आपको यूट्यूब पर पढ़ाते हैं या ऑफलाइन इंस्टीट्यूट में पढ़ाते हैं, मैं एक एग्जांपल देकर बता रहा हूँ, अगर वो भी मेंस के एग्जामिनेशन में चले जाएं और जितना टाइम दिया जाता है और जिस लेवल का क्वेश्चन होता है पीओ में या क्लर्क, टीचर होने के बावजूद वो 30-35 क्रॉस नहीं कर पाएंगे। और अगर वो बाय चांस क्रॉस कर भी लेते हैं क्योंकि वो टीचर हैं उस सब्जेक्ट के,
तो बाकी सब्जेक्ट में वो बहुत ही ज़्यादा लूज़ होंगे, क्योंकि उन्होंने पूरे जीवन भर सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की ही पढ़ाई की है, और पढ़ाई करने के बावजूद वो 35-40 क्रॉस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि देखिए, अब एक्सेप्शनल लोगों को छोड़ दीजिएगा, 1% लोगों को छोड़ दीजिएगा, मैं 99% की बात कर रहा हूँ। क्योंकि जो एग्ज़ामिनर पेपर सेट करते हैं वो पेपर ही ऐसा सेट करते हैं कि उस टाइम ड्यूरेशन में और उस लेवल ऑफ एग्ज़ाम में आप उससे ज़्यादा अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आप रोबोट नहीं। तो हमको यहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है? दिमाग का इस्तेमाल करना है और स्मार्ट तरीके से चीज़ों को समझना है। मैथ्स में अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो आपका कम से कम 5 DI आ जाता है, डाटा इंटरप्रिटेशन, और DI पर प्रैक्टिस तो आपकी अच्छी होती है जब आप प्रीलिम्स क्लियर करके आ रहे हैं। 5 DI में से 2 DI जो है बेहद ही खतरनाक होती है, यानी कि वो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन पर आ सकती है, ठीक है, या फिर किसी एक ऐसे चैप्टर पर आती है जो कि काफ़ी टफेस्ट होती है। बट जो 3 DI होती है वो ईज़िली समझने लायक होती है, लेंदी होती है, कैलकुलेटिव होती है, बट अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो समझने लायक होती है। और इसी 3 DI को हमको चूज़ करना होता है। अब बहुत सारे लोग मेंस एग्जामिनेशन में चूज़ नहीं कर पाते हैं, कि जो भी आया उसको सॉल्व करने लगते हैं और वो उनको समझ में नहीं आता और उनका एग्ज़ाम ख़राब हो जाता है। तो इस 3 DI में 3-3, 4-4 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं और आपको समझने लायक होते हैं। बट ये आप कब कर पाएंगे? जब आप प्रैक्टिस अच्छा कर पाएंगे। तो सेम एज इट आपको भी मैथ्स के लिए क्या करना है? सबसे पहले आपको सर्च करके मेंस लेवल मैथ्स के DI को पढ़ना है, समझना है कैसी DI आती है। ऑफलाइन बुक पे प्रैक्टिस करनी है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस करनी है। कुछ 2-4 टीचर्स हैं जिनसे आपको कम से कम 5-10 दिन पहले समझ लेना है कि अच्छा मेंस के कैसे कैसे DI आते हैं, उनको आपको पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस ही करनी है। मेंस में जो भी आपको सिलेक्शन दिलाएगा वो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से ही। और दूसरी बात ये, मैं देखता हूँ कि मेंस में रीजनिंग मैथ्स को अटेम्प्ट करने के लिए लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि सर हम मैथ्स रीजनिंग कैसे अटेम्प्ट करें। मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, मेंस में आपको मैथ्स और रीजनिंग सिलेक्शन नहीं दिलाने वाला है। आप मैथ्स और रीजनिंग में कितने भी विद्वान बन जाएंगे, आप मैथ्स और रीजनिंग के बल पर मेंस में सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। अब आप पूछेंगे सर आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, उसका रीज़न बताइए। देखिए, मैथ्स और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर पूरी दुनिया मेहनत करती है और जिसमें पूरी दुनिया को इंटरेस्ट है। तो अगर सपोज़ कीजिए कि मैं मैथ्स और रीजनिंग में बहुत ही धमाकेदार 1 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने के बाद मैंने मैथ्स में 35 अटैम्प्ट कर लिया, तो मैं आपको बता दूं कि अगर मैंने मैथ्स में 35 अटैम्प्ट किया और साल भर से मैं मैथ्स पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा हूं, और एक ऐसा एस्पिरेंट जो सारे सब्जेक्ट्स को बराबर लेकर चल रहा होगा, इक्वल लेकर चल रहा होगा, तो वो भी मैथ्स में 25 कर लेगा, वो भी मैथ्स में 25 कर लेगा। मार्जिन आया 10 का, मैं मान लो उससे 10 क्वेश्चन ज़्यादा अटैम्प्ट किया। अब क्योंकि मैंने मैथ्स में साल भर प्रैक्टिस किया है तो जाहिर सी बात है कि रीजनिंग में मैं थोड़ा कम अटैम्प्ट करूँगा। अब चलो मानता हूँ कि मैं रीजनिंग में भी 30 अटैम्प्ट कर लिया, और एक ऐसा एस्पिरेंट जो सारे सब्जेक्ट को इक्वल लेके चल रहा था वो भी रीजनिंग में ही अप्रॉक्स 27-28 अटैम्प्ट कर लेगा। अब दोनों में कितने का गैप हुआ? मान लो मैंने साल भर मैथ्स रीजनिंग पढ़ा, फिर भी मैंने क्या अटैम्प्ट किया? रीजनिंग में 30 अटैम्प्ट किया, मैथ्स में 35 अटैम्प्ट किया। टोटल मैंने इन 2 सब्जेक्ट्स में 65 अटैम्प्ट किया। और एक ऐसा एस्पिरेंट जो सबको इक्वल लेकर चल रहा था, मैथ्स को भी समझ रहा था, रीजनिंग को भी समझ रहा था, जीए को भी समझ रहा था, इंग्लिश को भी समझ रहा था, तो उसने मैथ्स में 25 अटैम्प्ट किया और मान लो रीजनिंग में 27-28 अटैम्प्ट किया। फिर भी 10 to 12 क्वेश्चन के गैप आए हम दोनों के बीच में, एक जिसने बहुत शिद्दत से रीजनिंग मैथ्स पढ़ा और एक जिसने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल लेकर चला। अब बात आएगी जीए और इंग्लिश की। अब मैं ठहरा सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग पढ़ने वाला, तो इंग्लिश तो मेरी गोला होने वाली है। इंग्लिश क्या होने वाली है? गोला होने वाली है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इंग्लिश मेरी गोला हो जाएगी और मैं इंग्लिश में अटेम्प्ट करके आऊँगा 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, क्योंकि मैंने साल भर मैथ रीजनिंग पढ़ा है। और वो एस्पिरेंट जो सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल लेकर चल रहा था वो इंग्लिश में 20 to 25 अटेम्प्ट कर कर आएगा विद हिज 100% एक्यूरेसी। अब यहाँ पर जो 10-12 क्वेश्चन का गैप आ रहा था इंग्लिश ने कवर कर दिया। अब बात आएगी जीए की। जो लोग भी मैथ्स और रीजनिंग में महारथी होती हैं उनका जीए एकदम गोला होता है,
उनको करंट अफेयर से कोई रिश्ता नहीं रखना होता है। वो दिन भर मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं और फिर वो करंट अफेयर में या तो तुक्का मार के आ जाते हैं 40 क्वेश्चन, और या तो फिर 15 क्वेश्चन पर लटक जाते हैं। तो जीए में मैं 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, जिसने साल भर मैथ रीजनिंग अटेम्प्ट किया, और एक ऐसा एस्पिरेंट जिसने सबको इक्वल टाइम दिया, वो आराम से 35-40 अटेम्प्ट करेगा। अब बताइए उनके अटेम्प्ट जिन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को इक्वल टाइम दिया और मेरे अटेम्प्ट में कितना फ़र्क हो गया। मैं उससे मैथ्स रीजनिंग में जीत गया, बट बाकी 2 सब्जेक्ट में उसने मुझे हरा दिया। तो बुद्धिमान कौन हुआ, वो हुआ कि मैं हुआ? आप सवाल का जवाब दीजिए, बुद्धिमान मेंस लेवल के लिए कौन हुआ? जाहिर सी बात है कि वो हुए। अब उनके अटेम्प्ट और मेरे अटेम्प्ट में कम से कम 25 से 30 क्वेश्चन का डिफरेंस आ गया, सिर्फ 2 सब्जेक्ट की वजह से, इंग्लिश और जीए की वजह से। तो बात की गहराई को समझिएगा कि जो आप लोग मैथ्स रीजनिंग के पीछे गधों की तरह भागते रहते हैं कि हम 40 में 40, 50 में 50 अटेम्प्ट करके आएंगे, उन लोगों से पूछिएगा जो मेंस अटेम्प्ट करके आते हैं, उनसे जाके पूछेगा कि भाई साहब ये बताइए कि मेंस में मैथ्स और रीजनिंग कैसा आता है। तो ये नहीं कहेंगे कि 50 में से हम 45 अटेम्प्ट करके आते हैं, वो यही कहेंगे कि भाई साहब हाई लेवल था और हमने 20-25 अटेम्प्ट किया। तो बात की गहराई को आप समझेंगे कि आपको मैथ्स और रीजनिंग में चुनिंदा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और बहुत सॉफ्टली तरीके से आपको वो चीज़ें अटेम्प्ट करनी है जो चीज़ें आपको आती हैं, जो चीज़ें ईजी हैं, जो बहुत टफेस्ट हैं, उनको उन ज्ञानी लोगों के लिए छोड़ दीजिए जो पूरा साल भर इन्हीं 2 सब्जेक्ट पर मेहनत कर रहे हैं। आप मेरे एस्पिरेंट हैं, आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि सारे सब्जेक्ट को इक्वल टाइम दो, और अगर फोकस ही करना है तो सबसे ज़्यादा इंग्लिश और जीए पे करो। मैथ्स रीजनिंग पर हर कोई प्रैक्टिस कर रहा है और हर किसी को यही लग रहा है कि मैथ्स रीजनिंग ही पार करेगा, और जो सच है वो ना कोई बताता है, ना कोई दिखाता है और ना कोई समझाता है, और इसी वजह से मैक्सिमम एस्पिरेंट फेल हो जाते हैं। और मैं आपसे कहना चाहूँगा कि प्रीलिम्स के लिए जितना रगड़ना है मैथ रीजनिंग रगड़ लो, बट मेंस के लिए इंग्लिश और जीए को ही रगड़ना। मैथ्स और रीजनिंग को हल्के में भी लेके चलोगे, सॉफ्टली तरीके से पढ़ोगे तो भी चलेगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसके एडिशनल में मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आरआरबी पीओ क्लर्क का जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो, पढ़ लो, उसको करो। अभी क्या है कि वीकली एक मेंस का मॉक टेस्ट दे लीजिए आप लोग। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये चीज़ें करना। आप सेक्शनल जो भी अटेम्प्ट कर रहे हो वो करिए, बट जो 2.5 घंटा बैठ के प्रैक्टिस होती है ना, बहुत ही दमदार प्रैक्टिस होती है, बहुत दमदार। उसमें बहुत दम होता है। वो समझ लो कि रियल फाइट होती है, वो एक असली युद्ध होता है जिसमें आप अपनी तलवार लेकर उतरते हो युद्ध करने। वो बहुत ज़रूरी है। अगर अभी आप आरआरबी पीओ और क्लर्क में बिजी हैं तो वीकली एक बार युद्ध जरूर लड़िए। मेरी एडवाइस मान के ये फॉलो करिए। सिलेक्शन लेने के बाद आप यहीं आकर कमेंट करेंगे कि सर आपने जो बोला हमने फॉलो किया, हमको रिजल्ट दिखा। अभी भी आप वीडियोस पे जाएंगे, आप कमेंट पढ़ा करिए। आप सभी लोग से मेरी गुजारिश है कि जितने लोग भी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारे लोग इसमें कमेंट करते हैं, आप भी जाकर कमेंट किया करिए कि सर आपने जो बताया हमने उसको फॉलो किया और हमको ये देखने को मिला है। अभी एसबीआई क्लर्क के प्रीलिम्स में मैंने कैसे पेपर अटेम्प्ट करना है इस पर एक वीडियो शूट किया था। उसको अप्रॉक्स 60,000 लोगों ने देखा और उस पर बहुत सारे ऐसे कमेंट है कि सर आपने जैसे बताया हमने अटेम्प्ट किया, हमने 85-90 अटेम्प्ट किया एक्यूरेसी के साथ, हमने 70 अटेम्प्ट किया, हमने 75 अटेम्प्ट किया, हमने 60 अटेम्प्ट किया। उस पर जाकर आप कमेंट पढ़ा करें। तो जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो मैं खुद के अनुभव पर बता रहा हूँ, और वो चीज़ें मैंने की है। मैंने हर चीज़ को फेस किया है कि क्या करने पर मैं फेल हो गया और क्या करने पर मैं पास हो गया, और उसका जो एक रिज़ल्ट है वो मैं आपको यहाँ पर आकर डायरेक्ट बता रहा हूँ। और अगर आप अभी भी उसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे तो पूरी गलती आपकी। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इन रिमेनिंग डेज में आपको क्या करना है। पीओ क्लर्क के लिए जो भी आप प्रीलिम्स का दे रहे हो वीकली आपको अभी एक मेंस का मॉक टेस्ट देना है। जब भी टाइम मिले तो सेक्शनल आपको मैथ्स रीजनिंग अटेम्प्ट करना है, इंग्लिश अटेम्प्ट करना है, और जीए के लिए मैंने आपको बता दिया कि अभी से ही पीछे से जुलाई से शुरू करना है और करंट अफेयर धीरे धीरे प्रिपेयर करते शुरू करना है। एक बार पढ़ना है, फिर क्विज देना है, फिर किसी टीचर का टॉप 200 टॉप 300 पढ़ लेना है। मंथली पढ़ने के बाद पूरा जुलाई का मान लो पूरा पढ़ ले तो एक बार और क्विज दे लेना है, जिससे कि चीज़ें रिवाइज हो जाएँ। मल्टीपल टाइम्स जब आप एक ही चीज़ को पढ़ेंगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको बेनिफिट होने वाला है। समझ में आ गया होगा। इसके अलावा जिस दिन भी आप आरआरबी पीओ का प्रीलिम्स देख कर आएंगे, आरआरबी क्लर्क का प्रीलिम्स देकर आएंगे, आपको फुल्ली डेडिकेटेड होकर एसबीआई मेंस में लग जाना है और आरआरबी मेंस में लग जाना है। उस टाइम एक वीडियो मैं और शूट कर दूंगा। जिस दिन भी एसबीआई क्लर्क का रिजल्ट आ गया, रिमेनिंग डेज देखिए क्या है कि एसबीआई हमेशा सरप्राइज देता है।
जिस दिन भी आपका रिजल्ट लॉन्च किया जाएगा उसके 10 से 12 दिन में आपका मेंस होने वाला रहेगा। तो 10 से 12 दिन में क्या करना रहेगा रिमेनिंग 10 डेज में, उस पर एक वीडियो शूट किया जाएगा और जल्दी से आपको बताया जाएगा कि आपको क्या करना है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। कोई और कमेंट होगा, कोई और क्वेरी होगी तो कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। अब आपसे अलविदा लेने के लिए टाइम आ गया है, तब तक के लिए आप सभी लोग पढ़ते रहिए, खेलते रहिए और मुस्कुराते रहिए।